हाँ जी, क्या हाल आप सबके। हेलो। आशा करता हूँ सब पढ़ पढ़ के आग लगा रखी होगी आपने। तो कल हमने पढ़ लिया था कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा बनाई। कल हमने जब संवैधानिक सभा बनाई तो उसके अंदर हमने इलेक्शन तक देख लिया था कि इलेक्शन हो गया था। हमें यह भी पता चल गया था इलेक्शन इसका इनडायरेक्ट था। बिल्कुल पता चल गया था जी। एक हमें यह भी पता चल गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात किसने कही थी, तो यह भी हमें पता चल गया था क्रिस मिशन ने कही थी। ठीक है। हमने क्रिस मिशन में यह भी देखा था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा हमारा, उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने ये देख लिया था कि दो फेमस पर्सनैलिटीज, जिसमें से एक तो थे महात्मा गांधी जी, एम गांधी जी, दूसरे थे हमारे जिन्ना साहब। तो दोनों के दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। तीसरा हमने एक और चीज देखी थी कि जय पी नारायण और तेज बहादुर सप्रू दोनों हमारे ऐसे लौते व्यक्ति हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिटायर कर गए थे, यानी कि बाद में छोड़ गए थे वहां से। ठीक है। अब आगे हमने देखा था, लास्ट हमने यह किया था कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। वो कहते हैं यार हमें इसका तुम्हारा पार्ट ही नहीं रहना, तुम्हारी संवैधानिक सभा कुछ नहीं कर सकती, ना ये कुछ बनाएगी और ना कुछ। इसका मैंने रीजन भी बताया था कि मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 73। अब 73 में तो भैया कुछ होने वाला है नहीं था। क्यों? क्योंकि 389 मेंबर्स थे। पावर चलाने के लिए 50% प्लस वन चाहिए। 73 तो होता नहीं है 50% का प्लस वन, आप मैथ्स लगा के देख लेना। तो इनको लगा यार क्यों ना वहां पर बेइज्जती कराने से अच्छा थोड़ा हम एरोगेंस में आ जाए, हम तो इसमें आ जाए कि यार हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और तुम्हारी किसी काम की संवैधानिक सभा नहीं है, हमारे लिए अलग चाहिए, अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो इन्होंने कुल मिला के कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए प्रॉपर थिंग टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन। तो ये बारी बात थोड़ी दिक्कत में आ गई थी, क्योंकि रीजन भी बता दिया कि कारण क्या था कंटेस्ट करने का। 73 सीटें थी, अभी सीट को लेकर अगर वहां जाते तो बेइज्जती होती और क्या होता। ठीक है। अब हमने ये देखा था कि कल से हम पढ़ेंगे, यानी कि आज से हम पढ़ेंगे मीटिंग्स। देखो क्या है, अब संवैधानिक सभा जो बनाई वो किस लिए बनाई थी? जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राइट। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वहां पर जब लोग आके बैठेंगे, अब लोग जब बैठेंगे ना, तो लोग जो बैठते हैं, एक बातचीत होती है, उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं मीटिंग। ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं, आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि 165 मीटिंग हुई थी टोटल, 165 मीटिंग्स। ठीक है। और 11 सेशंस हुए थे टोटल, जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स आके बैठे, उन्होंने सोच विचार किया, समझ किया, थोड़ा बोरिंगली देखा दुखा करके सारा हमारा संविधान बनाया। सारी तो मीटिंग्स हमें नहीं पढ़नी ना हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक स्टार्टिंग की जो मीटिंग्स होती है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देख लेते हैं कि भी पहला एक तो कार्यकाल कब शुरू हुआ और एक हम देखेंगे खत्म कब हुआ जाके। तो पहला देखते हैं, इसमें लिखा है, देखो कि भी 9 दिसंबर 1946। तो सिंपल सिंपल फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्लियर फैक्ट, कि भी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब? 9 दिसंबर 1946। आपको ये तो पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान बनने को। तो वो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसी 9 दिसंबर से काउंट होते हैं, इसी 9 दिसंबर से, सॉरी, इसी 9 दिसंबर से 2 साल 11 महीने 18 दिन काउंट होते हैं। तो पहली मीटिंग होगी थी हमारी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो कुछ लोगों ने उसे अटेंड किया, कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया। तो ये आपको बता दूं 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था इस मीटिंग। ठीक है। अब इसके अंदर एक फैक्ट है, याद करना हो कर लेना, बाकी इतना डीप में कभी कोई जाता नहीं है, कि नो वुमेन थे इसके अंदर। लेकिन एक बात इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो फर्स्ट सेशन था हमारा, उसका जो इनॉग्रल था, वो किया गया था श्री जे पी कृपलानी के द्वारा। जे बी कृपलानी के, जेबी कृपलानी के द्वारा, कि आप सब आओ और आप जाके इसको इनॉग्रेट करो। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आंसर विल बी जेबी कृपलानी, और यहाँ पे लिखा हुआ जेबी कृपलानी। जहां तक, हाँ, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो नोट्स है ना, जो आप नोट्स कह रहे हो इसके, ये नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है। और ये हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ है, वेरी नॉमिनल प्राइस का, जिसमें आप चाय पानी में उतना उड़ा देते हो, इतना नॉर्मल प्राइस है इसका। और दूसरा, मैं तो चाहता भी नहीं आप पीडीएफ परचेज करो यार, आप खुद हाथ से नोट्स बनाओ, अपने हाथ के नोट्स, हाथ की नोट्स होते हैं। पर फिर भी अगर किसी को लेनी ही है तो अवेलेबल है, वो मिल जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा हाथ से नोट्स बनाओ इसके। ठीक है। चलो। तो हमने ये देखा कि जेबी कृपलानी जी, पहला जो हमारा सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उसके अंदर इन्होंने इस सेशन को इनोग्रेट किया था। ठीक है। अब ना चेयरमैन बनाए जाते हैं।
जब भी कोई सेशन होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर थोड़ा सा कैच है। वो कैच क्या है कि स्टार्टिंग में जो चेयरमैन बने थे ना हमारे, वो चेयरमैन थे टेम्पररी। कौन थे? टेम्पररी चेयरमैन थे। वो जो टेम्पररी चेयरमैन थे हमारे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ये फ्रेंच का ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो भी हमारे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं ना, उनको हम चेयरमैन बना देते हैं। जो भी एक ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं सभा के, कि यार ये सबसे पुराने आदमी है, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, तो इनको एक बार टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दो, ताकि सबको शपथ ग्रहण वगैरह दिलवा दे, और शपथ ग्रहण दिलवाने के बाद फिर एक परमानेंट चेयरमैन का चुनाव कर दिया जाए। तो फर्स्ट मीटिंग में हमने इतनी सारी चीजें हुई, क्या क्या हुई हम देख लेते हैं। कि पहली चीज तो ये हुई भाई कि हमने इनॉग्रल देख लेते हैं। इनॉग्रल हमें पता चल गया कि जेबी कृपलानी जी ने इनॉग्रल किया था। उसके बाद टेम्पररी चेयरमैन बन गए टीसी हमारे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे टेम्पररी चेयरमैन बन गए। ये दो चीजें हुई थी, और पहली मीटिंग हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। अब हमारी आती है सेकंड मीटिंग। सेकंड होती है हमारे अगले इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 19 सॉरी 1946 के अंदर। अब जैसे फर्स्ट मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए कि इनॉग्रल किया हमारे जेपी कृपलानी जी ने, उसके बाद हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले टेम्पररी चेयरमैन बने। वैसे ही हमारी सेकंड मीटिंग के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जिसके अंदर परमानेंट चेयरमैन का चुनाव हो गया। और पहले हमारे परमानेंट चेयरमैन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो परमानेंट चेयरमैन हमारे पहले कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात ध्यान रखना कि जो हमारी सेटिंग सेकंड मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कौन परमानेंट चेयरमैन बने थे? पीसी लिख देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि अब आपसे पूछ ले हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ, तो आंसर होगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर भी इस मीटिंग में नियुक्त किए गए, जिनका नाम था बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। अब बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर क्यों नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बी एन राव जो है उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर क्यों नियुक्त किया गया। ठीक है, क्योंकि हमसे पहले ना एक बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये जो बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस बर्मा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जो ड्राफ्ट करने में हेल्प करी थी ना, वो हमारे बी एन राव जी ने करी थी। फैक्ट है, कल को याद रख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि ऐसा कौन सा संवैधानिक सभा का मेंबर था जिसने बर्मा का संविधान बनाने में मदद करी थी, फिर भी लिखवा दिया, याद कर लो। ठीक है। और ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और हो जाती है कि ही ऑल्सो प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था वो इन्होंने प्रिपेयर किया था। फाइनल ड्राफ्ट हमारा सब कर करा के ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया था। जब कमिटीज पढ़ेंगे संविधानिक सभा से रिलेटेड तब बताऊंगा मैं। पर ये बात देखना, पहला ड्राफ्ट हमारा हमारे बी एन राव जी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारे परमानेंट मेंबर कौन बने, परमानेंट चेयरपर्सन कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको बनाया गया, बी एन राव जी को। उसके बाद ये बर्मा वाली बात है, याद करनी हो कर लेना, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि हमारा जो पहला ड्राफ्ट था संविधान का, वो माननीय श्री डॉक्टर सॉरी बी एन राव जी के द्वारा ही बनाया गया हुआ था। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनल ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया था, हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी की तरह। जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ेंगे, आगे कमेटी जाएंगी, तो मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कौन मेंबर थे, कौन बाद में डेथ हो गई थी, कौन वापस आ गए थे, कितना टाइम लगा था, कितने कंट्रीज से बोरो किया था। पर कंट्रीज को जान ही लो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ना 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया था, 60 कंट्री। और 60 कंट्रीज का बोरो करके ही इन्होंने हमारा संविधान बनाया था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नाम से हो जाना, जिसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोइंग्स। पर इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी है कि नहीं, प्रॉपरली बैग ऑफ बोरिंग्स नहीं, हमने सिर्फ आइडिया लिया है। कई लोग कहते हैं नहीं, कंप्लीटली ही बैग ऑफ बोरिंग्स है, आपने सारा संविधान मांग के लिख लिया। तो वो आगे का विषय है जिन पे डिस्कस करेंगे हम। पर अभी के लिए तो याद रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद, इनको बोरो करने के बाद, बैग ऑफ बोरिंग कराने के बाद हमारा संविधान बन गया। तो जैसे हमारी सेकंड मीटिंग में पहला काम क्या हो गया, पहले तो ध्यान रखो कब बनी थी, 11 दिसंबर 1946 में। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया था इसके अंदर, कि इसके हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अंदर चुन लिए गए थे। ठीक है। बी एन राव जी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बना दिया गया था, और यही बी एन राव जी ने हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट भी बनाया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और आए तो फिर भी लिख देना भाई। एक और काम हुआ था, इसमें हमने डिप्टी चेयरमैन भी चुन लिए थे। एक ना आप ध्यान रखना, इसमें दो डिप्टी चेयरमैन दिए हुए नोट्स, जब आप देखोगे। पहले हैं एच सी मुखर्जी, दूसरे हैं वीटी कृष्णमाचारी। यानी कि हमारी जो संवैधानिक सभा थी, इसके अंदर 2 डिप्टी चेयरमैन थे, 2 डिप्टी चेयरमैन थे। पहले कौन थे हमारे, एच सी मुखर्जी, एच सी एम लिख दूं क्या, लिख देता हूं भाई। और दूसरे थे हमारे वीटी कृष्णमाचारी। ये जो वीटी कृष्णमाचारी थे ना, ये हमारे जयपुर के थे, जयपुर राजस्थान। ठीक है। तो दो हमारे डिप्टी चेयरमैन भी चुन लिए गए थे, पहले तो थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी।
तो अभी तक ये पढ़ा कि सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 परमानेंट चेयरमैन बना दिया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बना दिया किसको, बीएन राव को। बीएन राव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने हमारा पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था संविधान का, ठीक है। और फाइनल ड्राफ्ट मैं आपको बता चुका हूं किसने किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। एक बात ध्यान रखना कि 60 कंट्रीज का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया था और वहां से बना के इन्होंने लिखा था। डिप्टी चेयरमैन क्रेडिट कर दिया गया था, क्या एक ही डिप्टी चेयरमैन था? नहीं। तो कितने डिप्टी चेयरमैन थे? दो। पहले तो एच सी मुखर्जी और दूसरे थे हमारे बेटी कृष्ण मचारी। तो यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है नीचे आपको। अब दूसरी मीटिंग होगी। तीसरी मीटिंग फिर 2 दिन बाद आ जाती है, 13 दिसंबर 1946। तीसरी मीटिंग और 2 दिन बाद आई। अब इस तीसरी मीटिंग के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको बताता हूं, देखो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल, अब प्रियम्बल जो होती है हमारे संविधान की प्रस्तावना होती है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आप मान सकते हो कि आपका जो संविधान है वो क्या बताता है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ये बताता ना ये। तो यही चीज हमारी पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने दी थी कि आप अपना देश कैसा बनाओगे, जो आप इंडिया मांग रहे हो वो इंडिया आप कैसा बनाओगे। साहब हम हमारा इंडिया बनाएंगे सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये आपको मैं, कि गलतियां मत ढूंढने लग जाना। रिपब्लिक, ठीक है। तो ऐसा इंडिया बनाएंगे हमारा, जिसके अंदर हम क्या देंगे, इक्वालिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, जस्टिस देंगे, प्रोस्पेरिटी देंगे। तो ये जो आपके इंडिया बनाने की मांग थी ना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन लेके आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंडित जवाहर लाल नेहरू। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946। क्या था उस दिन? उस दिन थी हमारी थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितनी मीटिंग हुई साहब? 165, ठीक है। तो ये तो चलो बात की बात है, अभी बाद में आएगा सारा कितनी मीटिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अभी इतना याद रखना कि यार थर्ड मीटिंग के अंदर हमारा, सॉरी, थर्ड मीटिंग के अंदर हमारा क्या हो गया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आ गए थे कौन, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था क्या कि हम हमारे हिंदुस्तान को किस रूप में देखते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं हम हमारे इंडिया को, कैसा होगा हमारा देश, कैसा होगा हमारे देश का संविधान। तो वो तो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था, हमारे पंडित जी ले आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज आती है तो पहले उसको पास करवाना पड़ता है। पहले तो इंट्रोडक्शन होता है उसका कि यार मैं फलाना फलाना बंदा, मैं यहाँ से इलेक्ट होके आया हूँ और मैं ये चीज का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद उस पर डिस्कशन होता है, आगे बिल्स विल सब आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे। डिस्कशन के बाद वो पास होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें। अब आप बात ध्यान रखना कि इसके ज्यादा इंट्रोडक्शन तो हमने पता चल गया कब हुआ था इसका, 13 दिसंबर 1946, राइट। उसके बाद ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947, यहां पास हो गया था, ठीक है। तो कब पास हो गया था? 22 जनवरी 1947 संवैधानिक सभा ने पास कर दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, किसने लेके आया था, कब आया था, क्या कहते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और पास कब हो गया था, और कौन सी मीटिंग में आया था, कौन लेके आया था। ये बेसिक बेसिक सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट 13 दिसंबर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 22 जनवरी। तो ये तीन चीज तो आपको याद रखनी है। अगला आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के की फीचर्स क्या है। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये वाले सारे, ये रिपब्लिक होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सोवरेन होगा, अपॉर्चुनिटी, इक्वल, जस्टिस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ होगा। तो वही चीजें की रेजोल्यूशन है, इसमें थोड़ा डिटेल में दिए हुए नोट्स में, तो इसको देख लेते हैं अपने। कि टू इंडिया टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले कैसे इंडिया बनाएंगे हम? इंडिपेंडेंट बनाएंगे। पहले तो आजाद करो हमें, तो पहले तो तुम यहाँ से जाओ यार, यहाँ से तो तुम निकलो, यहाँ पर बैठे हो पूछ रहे हो इंडिया कैसे बनाओगे। तो क्या पहले तो हमें आजादी चाहिए, पहले तो आजाद। दूसरा, हम कैसे बनाएंगे? सॉवरेन बनाएंगे। सॉवरेन का मतलब होता है कि अपने जो डिसीजंस होते हैं ना, अगर आपके डिसीजंस जो है, आपके डिसीजंस पे किसी बाहर वाले का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तो जो कोई प्रभाव नहीं है होना होता है ना, इसको कहते हैं हम सॉवरेन है वो बंदा, वो अपने डिसीजन अपनी मर्जी से लेता है, उसके ऊपर कोई बाहर का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ऐसा हम हमारा देश बनाएंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का मतलब आपको पता ही होगा, वैसे तो यू ऑल आर वेरी लर्नड मैन एंड वुमेन, पर मैं बता देता हूं। रिपब्लिक वो होती है जहां पर जो देश का लीडर होता है सबसे बड़ा। अब वो लीडर को ऑफ द हाउस कौन सा होता है, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा होता है, लीडर ऑफ द नेशन कौन सा होता है, वो सब बताएंगे आगे। पर इतना बात ध्यान रखो, जो देश का लीडर होता है वो इलेक्टेड होता है,
वो हेरिडिटरी नहीं होता है। नो, नॉट हेरिडिटरी। नो 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 नो। तो वो हेरिडिटरी नहीं होता। वो देश का जो लीडर होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी कि चुना हुआ आएगा। अब वो जनता चुने, डायरेक्टली चुना जाए, इनडायरेक्टली चुना जाए, वो सेकेंडरी थिंग्स है, लेकिन हाँ इलेक्टेड होगा। जिस देश में इलेक्टेड लीडर होता है वो रिपब्लिक कंट्री होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोल गए कि हम हमारे देश को क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बना देंगे, सॉवरेन बना देंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना देंगे, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट संविधान बनाएंगे। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला। दूसरा बोला इंडिपेंडेंट इंडिया। जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आएगा कौन कौन, शुड इंक्लूड द फॉलोइंग टेरिटरीज। कौन कौन आएगा, पहले तो जो सारा का सारा ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि जब हम ऊपर इलेक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी ब्रिटिश इंडिया के बारे में, कि एक तो साहब देखो ब्रिटिश इंडिया है जहां से हमारे 296 लोग जीत के आ रहे, एक हमारा प्रिंसली स्टेट है जहां से हमारे 93 नॉमिनेटेड आ रहे। प्रिंसली स्टेट जहां पर राजाओं का राज है, और ब्रिटिशर्स जहां पर ब्रिटिशर्स का राज, ये बातें आपको बता चुका हूं। तो ये वाला जो ब्रिटिश इंडिया है वो सारा इंक्लूड होगा किसके अंदर, इंडियन यूनियन के अंदर। ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि ऐसी बात हम चाहते हैं, ठीक है, वो होगा। दूसरा, जो भी इंडियन स्टेट्स है प्रेसिडेंट से, ये भी इंडियन यूनियन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो पहले कौन से हो गए, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा कौन सा हो गया, इंडियन स्टेट्स, प्रेसिडेंट स्टेट्स। और तीसरा होता है अदर इंडियन टेरिटरीज, गोवा, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। अब इन्होंने स्पेशली गोवा पौंडीचेरी क्यों मेंशन किया, मैं ये गोवा हो गया, ये पौंडीचेरी। ये टेरिटरीज आजादी के टाइम हमारे पास नहीं थी। जब हम आजाद हुए ना तो हमारे पास नहीं थी। वो आगे पढ़ाएंगे थोड़ा सा, जिसके अंदर ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आया था कि जब इंडिया आजाद होने वाला था तो कुछ, एक तो आपको बात बता दो, थोड़ी सी है, हटके है, पर सुन लो कि यार हमारे यहाँ पर ना सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारे यहाँ पर बहुत लोग आए थे। फ्रेंच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, है ना। तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। और ब्रिटिशर्स के साथ साथ कुछ एरिया पोर्तुगीज के पास भी था, कुछ फ्रेंच के पास भी था, और कुछ डच के पास भी था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स है, तो वो पढ़ाएंगे, उसमें बता देंगे। लेकिन कुछ एरिया जो फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच के पास था वो भी तो लेना था ना। तो वो मान लो आप अदर टेरिटरी, जिसमें गोवा, पुडुचेरी एक्सेट्रा वगैरह, इन सबसे हमने लेना था। तो ये भी हमने लेना। तो यानी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोल गए कि क्या बनाएंगे, अब इंडियन यूनियन बनाएंगे। ठीक है, बना दी साहब इंडियन यूनियन। कौन होगा इंडियन यूनियन में, एक तो ब्रिटिश इंडिया होगा, ठीक है, और कौन होगा, प्रेस्टिजियस होगा, ठीक है, और कौन सा होगा अदर टेरिटरी, जैसे कि कौन सी, गोवा हो गया और पुडुचेरी हो गया। सिंपल, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार इसमें, तो बस पढ़ना होना चाहिए। वो ज्यादा आप वो मत सोचने की किसी बुक से पढ़ के मैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कॉलर बन सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। ये नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, वेरी गुड नोट्स हैं ये। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शायद बाहर मिल जाए और इसके अंदर नहीं मिले। तो इसको आप पहले तत्व बढ़ाओ और बना के याद करो। और ये पूरा कोर्स है, और ये जो अपने पढ़ रहे हैं ना, ये कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं कोई टॉपिक उठा रहा हूँ फिर वो पढ़ा रहा हूँ, फिर कोई टॉपिक के मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, या आपको मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि हुआ क्या होगा। एवरीथिंग, इसके अंदर एवरीथिंग है, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे, कि यार देखो हर बंदा कोचिंग वगैरह नहीं करता, कोई जाना भी चाहता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है। इसको देख के ना आप काफी सारे पेपरों के अंदर बहुत इजी फील करोगे कि यार मैंने ना वो नोट्स पढ़े हैं तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। ठीक है, और आपको पूरी स्टोरी वोरी जितना मेरे मन में पड़ता है मैं सारी सुनाऊंगा, जिससे आपको उस चीज से रिलेट कर पाओ कि यार इस बंदे ने जो ये बताया एक्चुअली में वहां क्या हुआ होगा, है ना। तो ये जितना हो सकता है तो स्टोरी सुनाऊंगा, और ये पूरा लेक्चर की तरह देखो आप इसको, कि भी आप ऐसे मत समझो कि कोई मेन पॉइंट है। एवरी पॉइंट इसके अंदर मेन है। पहले लेक्चर से लेकर टिल द एंड ऑफ द एटर्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उतना पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर मैं कल को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो भी आपको टिल द एंड ऑफ एटर्निटी पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ जो जरूरी है वो लेक्चर के बेस में होगा। अगर आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डोंट वरी, ज्योग्राफी भी ऐसी होगी जिसके अंदर आपको कंप्लीटली लेक्चर के बेस में होगा वो, और टॉप टू बॉटम होगा। आपको लगता है यार कि नहीं मेरे को ना जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ये स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरा अच्छा है, मेरे को फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे क्योंकि वो भी लेक्चर का हिस्सा है। अगर आप सोचो नहीं यार मेरा डीपीएसपी वीक है तो वो डीपीएसपी भी आपको मिलेगा। नहीं सोचो यार मेरे को यूनियन ही करना है तो सिर्फ आप यूनियन करो, आपको किसने रोका है। इसलिए हमने सारी पीडीएफ अलग अलग रखी है, अलग अलग, क्योंकि हर बंदे की सेम चीज सेम वीक नहीं हो सकती। किसी कहता है यार मैं तो पढ़ लिया, मैं कुछ डीपीएस में दिक्कत है, नोट्स मिल जाते हैं तो सब था। तो सिर्फ इसके अलग से नोट्स, एफआर के अलग से नोट्स है, राष्ट्रपति के अलग से नोट्स। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके लोगों को देख के, यार आपको क्या, मुझे खुद को देख के मैं पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की है। और अब जब आप स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो ना, आरएस वगैरह, इसमें हिंदी मीडियम में तो फिर आपको थोड़ा कंटेंट मिल जाता है, इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें अगर स्टेट पॉलिटी वगैरह भी हम शुरू करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में नोट्स दूंगा, क्योंकि हिंदी के नोट्स आपको न्यूमरस यूट्यूब चैनल्स दे देंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स दे देंगे, इंग्लिश के नहीं मिलते यार। और मिलते भी है तो कोई बंदा ही नहीं होता बताने वाला कि अरे कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। तो ये सीन है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए कोई भी किसी प्रकार की, आई हैव योर बैक, मैं हूँ, और अपने साथ मिलकर पेपर निकालेंगे, साथ ट्रेनिंग जाएंगे। ठीक है,
तो हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया था कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, जवाहरलाल नेहरू जी बता गए, और उसके अंदर कौन कौन होगा वो बता गए। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें एक इन्होंने ये बताया कि अदर स्टेट्स और टेरिटरीज विच आर विलिंग टू ज्वाइन इंडिया, क्या और भी अगर कोई स्टेट्स हैं जो अभी टेरिटरी में बाहर हैं या कुछ और तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, वो भी अगर विलिंग है, यानी कि विलिंग का मतलब क्या होता है, मर्जी है उनकी, हम प्रेशर नहीं कर रहे, आपको लगता है कि नहीं यार हम हिंदुस्तान के साथ ही सही है, इंडिया के साथ ही हम रह लेंगे तो हमारी ग्रोथ और अच्छी होगी, जो कि यस बिल्कुल सही बात है, तो आप आ जाओ हमारे साथ रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथे वो लोग होंगे। और कौन होगा, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर सारी शक्तियां वगैरह कैसे काम करेंगी, किसके पास होंगी, तो इन्होंने बहुत अच्छी एक इसके अंदर लाइन लिख के दी कि ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नेंस शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। अब मुझे बात तो एक थोड़ा सा, 7वीं 6th 7th क्लास में चलते हैं हम, एक वर्ड पढ़ते थे हम, डेमोक्रेसी। पढ़ते थे क्या डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही होता है ना? तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो डेमोक्रेसी होता है, जिस देश में गवर्नमेंट इन तीन चीजों पे काम करे, उस देश को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? तो हमारे नेहरू जी ने पहले ही ये बात बोल दी कि हमारी जो सरकार होगी, हमारा जो देश होगा, उसके अंदर पावर कहां से आएगी, डायरेक्ट फ्रॉम द पीपल, जनता से आएगी। तो जनता से सरकार आएगी, और सॉरी जनता से पावर आएगी, तो इसलिए इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट हम इसमें एक और बात देंगे, वो होता है जस्टिस। क्या देंगे हम, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। क्या बात है, क्या एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। ठीक है, न्याय। लेकिन ना जस्टिस कभी एक तरीके से रिलेटेड नहीं होता है। न्याय माने क्या, कि हर न्याय जो कोर्ट में मिलता है वो न्याय होता है, हर न्याय जो सड़क पे मिलता है वो न्याय होता है। न्याय होता है तीन तरीके का, जो इन्होंने बेसिकली मेंशन किया। जो होता है हमारा कौन सा, सोशल। जैसे देखो तीन तरीके का मेंशन किया उन्होंने, कि भी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। या तो कोई दिक्कत ना जी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कौन सा न्याय होता है? सोसाइटी में जो आपको न्याय मिलता है, कि सोसाइटी आपको सामान्य रूप से जो सॉरी सामान्य रूप से ट्रीट कर रही है कि नहीं कर रही, सोसाइटी आपको सामान्य रूप से ट्रीट कर रही है या नहीं कर रही, वो होता है हमारा सोशल। पॉलिटिकल न्याय आपको पता ही है, आप इससे रिलेट भी कर पाओगे, कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, डजंट मैटर उसकी एज क्या है, सॉरी एज क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास पैसा कितना है, कम है, ज्यादा है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीन जस्टिस की बात इन्होंने की थी, कि भी नेहरू जी ने, कि हमें तीन जस्टिस देने हैं, पहला तो हम सोशल जस्टिस देंगे, इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। तो ये ऐसा जस्टिस की बात इन्होंने की। फिर हम फ्रीडम देंगे। इसमें से ना ये देखो, ये जो पांच फ्रीडम है ना, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये पांच की पांच फ्रीडम ऐसी की ऐसी ही प्रेम्बल के अंदर है। उसके अंदर हमने वोकेशन एसोसिएशन एक्शन को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो हमारी जो फ्रीडम की बात करी थी, इन्होंने बताई थॉट, क्या बनी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, है ना? तो इन्होंने बताई, ये पांच की पांच हमने कहां उठा के डाल दी, ये पांच की पांच हमने उठा के डाली है प्रेम्बल में। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है ना कि प्रेम्बल किसके ऊपर बेस्ड है, तो साहब प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो प्रेम्बल किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर प्रेम्बल बेस्ड है, और किसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर से चीजें देख देख के हमने प्रेम्बल को मूल रूप तरीके से बनाया। ठीक है, प्रेम्बल कहीं से बोरो नहीं किया, नेहरू जी की देन, नेहरू जी ने दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही प्रेम्बल हमारा बेस्ड है। और ये थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये पांच चीजें हैं, लेकिन ये वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन उसके अंदर नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कि हमारा जो ये वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन है, ये हमारे प्रेम्बल के अंदर नहीं है, ये तीन चीजें। लेकिन थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप सेम की सेम प्रेम्बल के अंदर है। प्रेम्बल भी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा, इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी। अब जब भी वर्ड सब्जेक्ट टू आ जाए ना, कहीं पर भी सब्जेक्ट टू, मतलब इसके अंतर्गत, इसके तहत, इसको तो बाउंड नहीं करना, तो इसको काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन मान सकते हो, कि ये क्या रेस्ट्रिक्शन है यार, क्या है, लॉ एंड मोरालिटी। यानी कि एक व्यक्ति के पास ये थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन होगा, लेकिन उसमें वो लॉ नहीं वायलेट कर सकता और मोरालिटी नहीं वायलेट कर सकता। मोरल ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें कहे यार मेरा तो तुमने थॉट का दिया तो था मेरे को, अब मैं बोलूंगा नहीं क्या, मैं सोचूंगा नहीं क्या, मैं एक्सप्रेशन नहीं करूंगा कि मेरी बातों को, मैं बिलीफ नहीं रखूंगा, फेथ नहीं, अरे तू कर भाई, तेरे को रोक नहीं रहा कोई करने से, पर तेरी इस करने की प्रतिक्रिया के अंदर ना ये लॉ को मत वायलेट कर और मोरालिटी को मत वायलेट कर, इसलिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी। तो मुझे लगता है तक आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, एक मैं आपको पहले भी जो ऊपर बढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि इक्वलिटी की बात करके गए थे।
अब जैसे हमारी इक्वालिटी, जैसे जस्टिस बहुत तरीके का होता है, वैसे इक्वालिटी भी होता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। मुझे एक बात बताओ, वैसे तो होता, देखो अब मैं दो तरह की बात होती है रियल, एक होती है बुक्स की बातें, रियलिटी में तो होती नहीं है इक्वालिटी, इतनी नहीं है, पर दिखाते हैं ऐसे है कि होती है। तो स्टेटस की बात करते हैं कि सबका जो स्टेटस है ना वो बराबर है, ठीक है। स्टेटस के बेस पे आपसे भेदभाव नहीं होगा, होता है कैसा, वही रियलिटी कुछ और है, लेकिन इन्होंने बोला था कि स्टेटस के बेस पे आपसे भेदभाव नहीं होगा, कि अगर आप ऊंचे स्टेटस के हो तो आप पार्क में बैठ सकते हो, नीचे स्टेटस के तो पार्क में नहीं बैठ सकते, नहीं, ऐसा गलत नहीं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है आपके पास, सबका स्टेटस बराबर है। आप पार्क में चाहे तो ऊंचे स्टेटस वाला भी बैठ सकते हैं, नीचे स्टेटस वाला भी बैठ सकते हैं, सबसे नीचे सबसे ऊंचे बैठ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो यह बात भी नेहरू जी बोल के, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल के, अपॉर्चुनिटी जिसकी तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी भाई। मतलब ऐसा होता है कि यार कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं, तो तुम आईएएस, आरएएस, एचसीएस या कोई भी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हो। और जिसके पास 4,50,000 रुपए हैं वो नहीं भर सकता, ऐसा तो नहीं होता ना। सबको अपॉर्चुनिटी बराबर ही मिल रही है। बेसिक एग्जामिनेशन फीस होती है और वो थोड़े उच्च और नीच वर्गों के लिए अलग भी होती है, पर ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी बना दिया इन्होंने यार, है ना। अपॉर्चुनिटी तो सबको दे रहे हैं ना। तो अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करके गए थे कि यार आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेटस की इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको बताता हूं कि हमारे यहां पर क्या होता है, एक टर्म पड़ता है जब हम लॉ पढ़ेंगे, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर जो बंदा हमारे यहां पर रह रहा है, सिटीजन है हमारा, वो कानून के सामने इज इक्वल टू इक्वल है भाई साहब। ऐसा ट्रीट नहीं करेगा, अरे वाह आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, या आप बहुत हैंडसम हो, या आपकी हाइट बहुत अच्छी है, क्या बात है, मसल्स भी बना रखे हैं आपने, मसल्स तो इतने शानदार है आपके जिसकी क्या दी है। इन फैक्टर्स के बेस पर ऐसा नहीं होगा कि लॉ आपको अनइक्वल ट्रीट कर ले, ना जी बिल्कुल नहीं करेगा। एक्सेप्शन हर जगह होती है, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन ऐसे फैक्टर्स नहीं लिए जाएंगे जिसमें लॉ आपको अनइक्वली ट्रीट करे। आपके ऊपर मुकदमा हो, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा हो, चाहे किसी के ऊपर, हालांकि जब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरह से बताऊंगा, मैं आपको प्रेसिडेंट होते हैं जो हमारे, ठीक है, गवर्नर साहब जो होते हैं, ये लोग इम्यून होते हैं क्रिमिनलों से, इनके ऊपर क्रिमिनल का मुकदमा नहीं होता। और मुझे यह पूरा कंफर्म है कि अपने में से कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर तो नहीं है, ठीक है। तो यानी आपके ऊपर मुकदमा हो या मेरे ऊपर केस हो, कुछ भी हो, दोनों को लॉ जो है हमारा सेम, इक्वल, एक समान ही ट्रीट करता है। आपने देखा होगा यार, कल अगर किसी ने ये क्लास ली थी और आज अगर आप ये क्लास ले रहे हो, तो बोलने की स्पीड में थोड़ा फर्क है। मैं बोलता अच्छा हूं, मैं पढ़ाता भी अच्छा हूं, ऐसी तारीफ नहीं कर रहा खुद की, पर ठीक ठाक कर लेता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो, अभी मेरे को आदत नहीं है ना ऐसे कि भी यार मैं बिना देखे बोलता रहूं। मेरे को ना सामने बंदा चाहिए होता है जो मेरे से इंटरेक्ट करे, क्योंकि इंटरेक्शन इज द बेस्ट थिंग विच अ टीचर एंड स्टूडेंट कैन हैव। बट स्टिल ठीक है कि अभी थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी, 3 4 दिन बाद आप देख लेना बिल्कुल अलग लेवल हो जाएगा, अलग ही फ्लो हो जाएगा, बहुत मजा आएगा क्लास में, ठीक है। तो आपको इक्वालिटी समझ में आ गई कि कौन कौन सी इक्वालिटी है भाई। एक तो स्टेटस की, सारे समान, सबका स्टेटस होगा, अपॉर्चुनिटी सेम होगी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई व्यक्ति इक्वल है। लेकिन ये देख लो कि स्पेशल सेफगार्ड शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि कुछ एक लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनको अभी हमने एक चीज करनी है, उस चीज का नाम होता है अपलिफ्ट। अगर हम इन्हें अपलिफ्ट नहीं करेंगे ना तो वो लोग बिछड़ जाएंगे, वो लोग बहुत बैकवर्ड चले जाएंगे। और अगर हम ये बात कहते हैं कि हमारे सब नागरिक बराबर है, तो उन्हें बैकवर्ड तो नहीं जाने दे सकते ना, ये तो मानते हो आप लोग भी। अगर उन्हें बैकवर्ड नहीं जाने देना तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, उन्हें थोड़े से प्रिविलेज देने पड़ेंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से प्रिविलेज देने। वो जो थोड़े से प्रिविलेज अगर हम उन्हें दे देंगे, तो थोड़े से प्रिविलेज देने के बाद वो हमारे बराबर चलने भागने दौड़ने लायक हो जाएंगे, फिर हम ले लेंगे, तब तक तो दे। तो वही इन्होंने बोला कि कुछ एक लोगों को स्पेशल सेफ गार्ड दो, ठीक है। जैसे उनमें से कौन हो गया, माइनॉरिटी, जो लोग माइनॉरिटी में। एक बात आगे के लिए, भविष्य के लिए हमेशा ध्यान रखना, कि जो माइनॉरिटी होता है ना, माइनॉरिटी, ये वर्ड कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कतई डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड। जो हमारा माइनॉरिटी वर्ड है ये हमारा संविधान में डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता ही नहीं कि माइनॉरिटी कौन होता है, बस ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कभी गाइडलाइन दे रहे थे, उसने किसी बता दिया कभी यार कि भाई ये वो फलाना या ऐसा माइनॉरिटी में, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई दिस इज अ माइनॉरिटी, पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो इन्हीं के लिए बोला कि स्पेशल सेफगार्ड लेना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट ऑफ द फुल। देखो कल को यार ऐसे वैसे लिखोगे ना, जब आप ऐसे वगैरह लिखते हो, तो उसके अंदर ये बातें ही काम आती हैं। ये जो सुन रहे हो आप मेरी बातें, या मैं इस पेज पे यहाँ लिखता हूँ, यही बातें काम आती हैं, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते जब आप ऐसे लिखने जाते हो, तो जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका रिवाइज आपको मिल जाएगा, या आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा, मिल जाए तो इट इज वेरी वेल एंड गुड।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको मिल गया, पर ऐसा होता बहुत बहुत कम है कि आपको मिल जाए। तो आप क्या करते हो, यही बातें, ये आदर्शवादी बातें जो आपको है, आप इनको फैक्ट्स के साथ मिक्स करते हो, कहानियों को फैक्ट्स के साथ मिक्स करते हो, अपनी भाषा में बनाते हो, ओन लैंग्वेज में इसको करते हो और इसको लिख देते हो। यही आपको नंबर दिलवाता है, और क्या है, तो और एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ होता है। तो इनको ध्यान से सुना करो, ठीक है। चलो, तो पहली चीज, पहले बंदे कौन थे जिनके लिए हम स्पेशल सेफ गार्ड रखेंगे, तो वो कौन हो गए, हमारे माइनॉरिटी। दूसरे, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। हमारे ना, आप देखना कभी ट्राइबल एरियाज भी होते हैं यहाँ पे। ये ट्राइबल एरियाज ये होते हैं जो क्या नाम है आपके, जहां पर ट्राइब रहती है भाई, ठीक है। कभी अंडमान एंड निकोबार में जाना, वहां पर ऐसी ट्राइब रहती हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। और सरकार के द्वारा क्लियर इंडिकेशन है कि उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा, नो, ठीक है। क्योंकि उनका हैबिटेट जो है ना, उनका रहने का जो तरीका है, उनका बात करने का जो तरीका है, उनकी जो वे ऑफ ट्रेडिंग है, उनका वे ऑफ ईटिंग है, वो सब अलग है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट तरीके से वो चल रहे हैं। और शायद वो अभी तक बहुत सारी चीजों से अनजान भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए, और कुछ एक ऐसे एरियाज जो हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमें स्पेशल सेफगार्ड लेने पड़ेंगे। तो वो इन्होंने बोला कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए हमें सेफगार्ड लेने पड़ेंगे। जो लोग डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेज है, जो बैकवर्ड क्लासेज होगी, SC एक्सेट्रा, इनके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल डिफरेंस, ताकि यार ये बराबर आ जाए, बिल्कुल। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल बात करता हूँ बेटा। यहाँ पर ना एक रेस हो रही, ये रेस हो रही है भाई, रेस हो रही है। आप तो भाग रहे हो यहाँ से, और वो भाग रहा है यहाँ से, तो ये तो बात गलत है ना यार। या तो आप भी यहाँ आओ, या उसको भी यहाँ भेजो, तब तो बराबर की रेस का फायदा होगा ना। इसलिए किया जाता है। देखो, ये डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, तो इसमें हम आगे नहीं जाएंगे। तो एक इनके लिए करेंगे, टू मेंटेन, अब एक और का हम काम करेंगे, टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी, एयर शुड बी प्रिजर्व। देखो, इंटेग्रिटी पता है आपको क्या होती है, वैसे तो प्रेम्बल में बताऊंगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। क्या मतलब होता है, अखंडता। अखंडता का मतलब ये होता है कि हमारा देश जो है ना, वो अटूट है, अटूट है, टूट नहीं सकता, को तोड़ नहीं सकता, है ना। तो ये इंटीग्रिटी वाली बात भी किसने बोल दी थी, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे नेहरू जी ने बोल दी थी। और उन्होंने क्या बोल दिया था कि हमारे क्या है, सॉवरेन राइट्स हैं। अब मैंने आपको सॉवरेन का मतलब बताया था, अब उसी के साथ ही राइट से मतलब निकाल लो आप लोग के। सॉवरेन का मतलब जब आप अपने फैसले किसी के दबाव में आए बिना लेते हो, राइट्स मान अधिकार, ठीक है। जो हमारे सॉवरेन राइट्स हैं वो होंगे कहाँ कहाँ होंगे साहब, वो लैंड के ऊपर होंगे, सी के ऊपर होंगे, एरिया के ऊपर होंगे। ऐसे नहीं है कि तुम्हारी ये लैंड के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कि सी के ऊपर तुम इतना आगे नहीं जा सकते, सब कुछ हमारा है जी, हम अपनी मर्जी से फैसले लेंगे। आपकी राय और आपका दबाव किसी ने नहीं मांगा है। आपका मतलब, बड़ी बड़ी जो उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनको बहुत शौक रहता था बीच में घुसने का, ठीक है, और घुसी गए थे हमारे अंदर तो आके। तो हमने कहा नहीं भाई, हम कोई भी दबाव में फैसला लेंगे, हमारे सब फैसले सॉवरेन है, आपकी राय की आवश्यकता में नहीं। अब ये एक, ठीक है, एक उन्होंने एक और बात बोली थी कि सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया अटेन्स एन ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड टू मेंटेन द पीस एंड टू प्रमोट वर्ल्ड पीस वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कि अगर हम बहुत पहले से भी देखें, बहुत एंशिएंट टाइम से भी देखें, तो हम जानते हैं इंडिया एक हमेशा एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है। दुनिया को हमने बहुत सारी चीजें दी, काफी सारी चीजें दी, और दुनिया हमारी इसकी बहुत एहसानमंद भी मानती है, ठीक है। आज जीरो हमने दे दिया, सबसे बड़ी बात है, जिसके बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो हमने बहुत सारी जगह चीज दी है, ठीक है। तो हमें वही लेवल हमारा मेंटेन करना है, ठीक है। हमें यह भी काम करना है कि हम वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए काम करें, ठीक है। कि इंसानियत जो है ना, उसको जिंदा रखें, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखें, मानव जाति को वेलफेयर के लिए काम करें, उनके प्रिजर्व करने के लिए उनको काम करें, पीस को प्रमोट करें, ठीक है। पीस को प्रमोट करो आप लोग के भाई, पीस फैला के रखो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में। तो ऐसी इमेज जो इंडिया की हिस्ट्री से बनी हुई है, वही इमेज आगे चलनी चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखते कब आया था। तो सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को ले आए थे। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। काम क्या था कि हम क्या बनाएंगे, हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक बनाएंगे। सो इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद करो पहले, तो हमें सॉवरेन हम किसी से पूछ के फैसला लेते हैं। रिपब्लिक जिसका लीडर जो है हमारा चुनाव होगा। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कौन कौन होगा, ब्रिटिश इंडिया आएगा, इंडियन स्टेट्स आएंगे जो कि प्रिंसली स्टेट्स जो मैं आपको बता चुका हूं, अदर टेरिटरी जो कि और भी फॉरेन पावर्स जो आई हुई थी उनके कंट्रोल में थी, अदर स्टेट्स और टेरिटरीज विच आर जो अपनी मर्जी से ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर हमने क्या 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 करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, सारी शक्तियां जो लोगों से डिक्राइज होंगी, यानी कि हम क्या बता रहे हैं, डेमोक्रेसी होगी, जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, फ्रीडम होगी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये पांच की पांच हमारी कहा प्रेम्बल में भी है साहब। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना।
ठीक है। उसके बाद हमारा वोकेशन एसोसिएशन एक्शन होगा, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन किसकी होंगी? लॉ एंड मॉरलिटी को आप बाउंड नहीं कर सकते। इक्वालिटी देंगे, स्टेटस अपॉर्चुनिटी इन बिफोर द लॉ, हर आदमी कानून के सामने समान है। स्पेशल सेफगार्ड देंगे, ट्रस्ट ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया, सोशली डिप्राइव्ड क्लासेस जो है। देश की इंटीग्रिटी अटूट बना के रखेंगे, तोड़ने नहीं देंगे, और हमारा पूरा सॉवरेन राइट है लैंड, सी और एयर के ऊपर कोई भी आके कुछ नहीं हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता। मेंटेन कर रखेंगे पीस को, समाज में जो हमारी दुनिया में इज्जत है उसको पूरा बरकरार करके रखेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे, और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए हमेशा ख्याल हमेशा काम करते रहेंगे। तो भैया ये था हमारा क्या आज का लेक्चर। ठीक है, कल की एक और क्लास होगी शायद, उसमें आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और आई एश्योर यू कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इन मेनी एग्जाम्स विल कम आउट फ्रॉम दिस, विल कम आउट फ्रॉम दिस। अगर आपको फिर भी लगता है ना, आप एक काम करना है, थोड़े मॉक वॉक लगा के देखना, मॉक लगा के देखोगे ना, जिसमें जो आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो आप देखना यार आपको फट 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 आज चलेगा आपका। तो इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हूं टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, मैं हूं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोबारा मिलेंगे, अभी मीट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर।